हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर आज काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कुछ शारीरिक समस्याओं की वजह से मैं आपके सामने क्लासेस लेकर नहीं आ पा रहा था। तो जब अब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है दोबारा से, तो अभी लेटेस्ट जो हमारा एग्ज़ाम लगा हुआ है वो है वीडियो 2018 का री एग्ज़ाम। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने सोचा कि आपको यूथ की जो एक बुक आई हुई है यूपी SSC वीडियो करंट अफेयर परीक्षा रिफ्रेशर, इसमें जो भी चीजें हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। क्योंकि जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, धूप में, गर्मी में या किसी भी वजह से बुक नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी आराम से कर सकते हैं करंट अफेयर की। अगर आपने कहीं से पढ़ भी रखा है या आपके पास ये बुक पहले से भी है तो कोई परेशानी नहीं है। आप एक बार वीडियो को देखिएगा, 1.5x पर करके देख लीजिएगा, ताकि आपने जो बुक से पढ़ा है वो आपका इसी बुक का ही है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस बुक में जो है कई सारी चीजें दी गई हैं। कई सारी चीजों में क्या क्या है, इसमें आपका है राष्ट्रीय परिदृश्य, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, फिर है विज्ञान प्रौद्योगिकी, फिर आर्थिक परिदृश्य संक्षिप्त की, राज्य विशेष उत्तर प्रदेश, खेल परिदृश्य। तो ये सारी चीजें हम आपको 5-6 दिन के अंदर एकदम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आज हमने उठाया है अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बुक में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीजों को पढ़ने का वक्त नहीं है। ये आपको इसलिए कराया जा रहा है ताकि आप क्या करें, रिवाइज हो जाए आपका जो आपने बुक से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है। तो एक बार वीडियो को आप थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं, जिससे आपका क्या हो जाएगा, ये फिर से माइंड में रिफ्रेश हो जाएगा, आपको रिकॉल हो जाएगा और आपको एग्जामिनेशन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आज हमारा क्या है, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को हमने लिया है और उसी से रिलेटेड जो भी घटनाएं घटी हैं इन 1 सालों में, उसके बारे में हम आपको यहाँ पे चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, समय को बिल्कुल भी खराब ना करें। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि अप्रैल 2023 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया ने किस भारतीय त्योहार को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया है। देखिए, कभी कभी अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि बड़े नॉर्मल से दिखते हैं और हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो क्या है, अमेरिका में किस त्योहार को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया गया है? तो अमेरिका राज्य में दीपावली पर राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की गई है। किस त्योहार की? दीपावली, क्योंकि दीपावली हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। ठीक है, इसकी घोषणा कब की गई है? 26 अप्रैल 2023 को। बस इससे ज्यादा इसमें आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिटेल बहुत सारा दिया है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम ये वीडियो के लेवल से पढ़ रहे हैं। तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज्यादा उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि अमेरिका में कौन सा त्योहार को उनके यहाँ पे राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है, तो वो है दिवाली या दीपावली। अब है नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना है। ध्यान रखिएगा, ये सब लेटेस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाटो अभी चर्चा में रहा है जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि फिनलैंड है जो कि 31वां सदस्य बना है। नाटो की आधारशिला कब रखी गई थी? नाटो की आधारशिला रखी गई थी 4 अप्रैल 1949 को। अब अगर पुराना पूछ ले आपसे कि 30वां सदस्य कौन बना था, तो तीसरा सदस्य उत्तरी मैसेडोनिया बना था। ठीक है, कब बना था? 2020 में। बस इससे ज्यादा आपको एक और चीज याद रख लीजिए कि नाटो का मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ठीक है, 3 चीजें इसमें ध्यान रखने की हैं कि 31वां सदस्य कौन बना? फिनलैंड बना, डेट आपसे नहीं पूछी जाएगी। और 30वां सदस्य कौन था? उत्तरी मैसेडोनिया था, जो कि 2020 में बना था। और नाटो का मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आइए देखिए, मार्च 2023 में ओडिशा का कौन सा जिला टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची 2023 में शामिल किया गया है। ठीक है,
कौन है? ओडिशा का। कौन सा जिला है? भारत के 2 स्थल टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन सा? पहला तो आपका ये है लद्दाख, पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के अधिकांश हिस्सों को शामिल करते हुए स्थापित किया गया। ठीक है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। आपको बस नाम याद रखना है। फिर क्या है? दूसरा है मयूरभंज। दूसरा क्या है? मयूरभंज। यहाँ का छऊ नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क में काले बाघ पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें? एक मयूरभंज। ठीक है, कभी कभी दूसरा मान लीजिए ये ऑप्शन में ना दे, ये ऑप्शन में हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसमें 2 स्थलों का है तो इसमें ऑप्शन में सिर्फ अगर मयूरभंज है और आपका ये नहीं है लद्दाख तो आप मयूरभंज लगाइएगा, और अगर मयूरभंज नहीं है, पुरी है, कटक है, भुवनेश्वर और लद्दाख है तो लद्दाख लगाइएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मार्च 2023 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? देखिए, एग्जाम में रैंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट आपके सूचकांक है, रैंकिंग है, वो सारी चीजें हमने शामिल करी है। हमने क्या इस बुक में है तो हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हो गए हैं। ठीक है, तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? ये देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्या कहते हैं, जारीकर्ता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। संस्करण कौन सा था? 10वां। शामिल देश कितने थे? 163। ठीक है, और भारत का क्या स्थान है? भारत का स्थान 13वां है। भारत का स्थान क्या है? 13वां है। इससे ज्यादा बहुत आपको पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। विश्व आतंकवाद की सूची में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान 13वां है। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन है? अफगानिस्तान है। फिर देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री जिसको कहते हैं, जारी ट्रेड्स एंड इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2022 के अनुसार शीर्ष 3 आयातक देशों में कौन शामिल नहीं है? तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि शीर्ष निर्यातक देश कौन से हैं, और फिर देख लीजिए शीर्ष आयातक देश कौन से हैं। तो आपको कुछ भी एग्जाम में पूछे, निर्यातक पूछे या आयातक पूछे, तो आपको आंसर पता होगा। तो हथियार निर्यात करने में सबसे आगे कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसकी हिस्सेदारी कितनी है? 40% है। फिर है रूस जो 16% करता है, और फ्रांस है 11% पे। ठीक है, चीन और जर्मनी चौथे और 5वें नंबर पे हैं क्रमशः। फिर 5 वर्षों में वैश्विक हथियार आयात में शीर्ष हिस्सेदारी किसकी? खरीदने में। निर्यात में तो बेचने वाले हैं, क्योंकि भाई इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है, तो ये शीर्ष पर ही होंगे। अब खरीदने वालों में कौन है सबसे आगे? सबसे आगे है हमारा भारत, जिसका रोल कितने % का है? 11% का है, या 11% का है। उसके बाद आपका कौन है? सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पे कतर है। ठीक है, और चौथे या 5वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और चीन है क्रमशः। तो इसमें आपका क्या नहीं है? जर्मनी नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिप्री के अनुसार कौन बहुत ज्यादा आयात किया है, कौन बहुत ज्यादा निर्यात किया है। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 126वीं, 126। इसको जारी कौन करता है? यूएनए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ठीक है, ये इसको जारी करता है। इसमें इतने देश शामिल हैं। शीर्ष कौन देश है? सबसे पहले फिनलैंड है। ठीक है, कई सालों से फिनलैंड ही हैप्पीनेस इंडेक्स में लगातार आगे चल रहा है। दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, तीसरे नंबर पे आइसलैंड है। भारत की स्थिति क्या है? हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की स्थिति है 126। और अंतिम देश क्या है? सबसे अंतिम में 137 अफगानिस्तान, 136 लेबनान, 135 सियरा लियोन। हमें क्या करना है? हमें अपने
भारत के बारे में बस जानना है, हमारे भारत की क्या स्थिति है। हमारे भारत की स्थिति क्या है, 126वीं है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। पिछले वर्ष क्या थी हमारी, 136वीं थी। ये ध्यान रखिएगा कि इस बार हमारी क्या है, 126वीं है, और पिछले बार क्या थी हमारी, 136वीं थी। फिर फरवरी 2023 में जारी लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 के अनुसार शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, तो ये है डेनमार्क। कौन सा देश है, डेनमार्क। ठीक है, इसमें कितने देश शामिल हुए थे, 167। अब भारत का क्या स्थान है, किसी भी रिपोर्ट में सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि भारत की स्थिति क्या है। 3 चीजें याद रखिए। पहली 2 इंपॉर्टेंट ये है कि पहले नंबर पे कौन था, दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कि भारत की क्या रैंकिंग है, तीसरे में वही है कि लास्ट में कौन था। ये जल्दी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। 2 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नंबर 1 पे कौन है और फिर उसके बाद भारत की क्या स्थिति है। दोनों चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। कभी भी सिर्फ भारत की स्थिति पढ़ के नहीं जाइएगा, नंबर 1 की भी स्थिति पढ़कर जाइएगा। तो भारत का स्थान इसमें क्या है, ये 103वां है। ठीक है, 103। फिर देखिए अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रैंकिंग है इसमें भारत का स्थान पूछा है आपसे। भारत का स्थान कौन सा है, 42वां है। ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान कौन सा है, 42वां है। और उसके बाद शीर्ष स्थान पे कौन कौन है, शीर्ष स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है और तीसरे नंबर पे आपका फ्रांस है। अंतिम स्थान पे कौन है, ये आपका वेनेजुएला, रूस और अल्जीरिया। अंतिम स्थान पूछा नहीं जाता है। इसमें 2 चीजें ही ध्यान रखनी है आपको कि पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है और दूसरा स्थान किसका है, भारत का स्थान क्या है, तो वो 42वां स्थान है भारत का। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष 5 में शामिल नहीं है, किसमें, भ्रष्टाचार सूचकांक। ठीक, तो आपका कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका। कौन है, दक्षिण अफ्रीका। देख लेते हैं इसको जारी कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करती है। शामिल देश हैं 180। सबसे महत्वपूर्ण भारत का स्थान क्या है, 85वां, 85। ठीक है, अब खास बात क्या है कि 2021 में भी भारत की स्थिति क्या थी, 85 थी। ठीक है, भारत का स्थान 21 में भी 85 था और 22 में भी 85 है। और सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश कौन है, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर। और सर्वाधिक भ्रष्ट कौन है, ये है सोमालिया, सीरिया, दक्षिणी सूडान। तो आपको क्या याद रखना है, भारत का स्थान और नंबर 1 का स्थान। ठीक है, अब देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये एग्जाम में। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है ये बार बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका 2023 में जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें भारत की कौन सी रैंक है, तो उसमें भारत की 50वीं रैंक है, 85वीं मतलब 85। ठीक है, 85, 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है, हेनले एंड पार्टनर्स जारी करते हैं। इससे पता क्या चलता है कि एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा की यात्रा कर सकता है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या देखना है, भारत की स्थिति क्या है, 85। ठीक है, भारत की स्थिति क्या है, 85, 85। और जापान की क्या स्थिति है, ये पिछले बार भी नंबर 1 पे था और इस बार भी नंबर 1 पर है। ठीक है, फिर मानव स्वतंत्रता सूचकांक देखिए, मानव स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें क्या है, भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है, भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है, 112। कितनी, 112। ठीक, तो इसमें जारीकर्ता कौन है, ये वॉशिंगटन डीसी स्थित कैटो इंस्टीट्यूट। ठीक है, और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा ये संयुक्त रूप से जारी की जाती है। कितने देश शामिल हैं, 165।
नंबर 1 शीर्ष देश पे कौन है? स्विट्जरलैंड। नंबर 2 पे न्यूजीलैंड। नंबर 3 पे एस्टोनिया। आपको बेसिकली किस पे फोकस करना है? नंबर 1 पे, ठीक है, नंबर 1 पे और भारत पे। नंबर 1 पे कौन है? स्विट्जरलैंड। और भारत कितने नंबर पर है? 112 नंबर पर। बस, इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं इसमें याद रखना है। अब ये क्या है? वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022। ये क्या है? वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 पर शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान पर इसमें सिंगापुर है, ठीक है। भारत की रैंकिंग जान लीजिए, इसमें भारत की रैंकिंग 48वीं है। किसकी रैंकिंग? भारत की रैंकिंग 48वीं है। इससे ज्यादा और आप कुछ मत पढ़िए इसमें कि वैश्विक विमानन सुरक्षा में शीर्ष पे कौन है? सिंगापुर है। और भारत की स्थिति 48वीं है, 48। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में ये कौन जारी करता है? द इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, ब्रिटिश साप्ताहिक है ये। इसमें 113 देश शामिल हैं। नंबर 1 पे आपका फिनलैंड, नंबर 1 पर फिनलैंड, ठीक है। भारत किस स्थान पर है? सूचकांक में भारत 58.9 स्कोर के साथ अल्जीरिया के साथ संयुक्त रूप से 68वें स्थान पर है, 68, ठीक है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान अल्जीरिया के साथ संयुक्त रूप से 68 है, ठीक है। और शीर्ष पर कौन है? फिनलैंड है आपका। फिर देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये जारी हुई है 2022 की रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 8वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 8वें स्थान पर है, ठीक है। ये ध्यान रखिए। शीर्ष देश कौन से हैं? डेनमार्क, ठीक, स्वीडन 5वें, ऐसे हैं। इसमें क्या है? सूचकांक के संकेतक क्या क्या है? ये सब कुछ मत पढ़िए, बस सिर्फ इतना पढ़िए कि भारत की रैंकिंग क्या है? 8वीं है। और शीर्ष देश कौन है? डेनमार्क है। बस आगे बढ़िए। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में विश्व के किस शहर को रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर माना गया है? कौन रहने के लिए सबसे बेहतर है? तो वो है वियना। कौन है? वियना। इसमें 5 देश कौन कौन से हैं? वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है, कोपेनहेगन डेनमार्क, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, कैलगरी कनाडा और वैंकूवर कनाडा का है। भारत के शहरों की रैंकिंग क्या है? दिल्ली 140वें स्थान पर है और मुंबई 141वें स्थान पर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि पूछता है तो इसमें वियना जो है सबसे सही जगह है रहने के लिए। अब देखिए सितंबर 22 में प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसमें क्या है? भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है या भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 40वीं मिली है, 40वीं मतलब 40th, ठीक। ये कौन करता है जारी? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है। इसका शीर्षक क्या था? नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है, ठीक। अब देखिए शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी है? स्विट्जरलैंड की, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड। आप भारत का स्थान 2021 में देखिए तो 46वां था, ठीक है। अभी क्या है? 40वां है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पीछे का भी इंडेक्स पूछ लेता है, इसलिए भारत के लिहाज से दोनों के पीछे का आगे का याद रखिएगा कि अभी वर्तमान में क्या इंडेक्स मिला है, रैंकिंग क्या है इसकी, और इसके पहले वाले में इसकी रैंकिंग क्या थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सूचकांक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 40वां स्थान इस बार मिला है 2022 में, और उसके पहले 21 में क्या मिला था? 46वां स्थान मिला था, ठीक है। तो हमारी रैंकिंग में क्या हुआ है? सुधार हुआ है। फिर देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में किस शहर को स्वच्छतम शहर का पुरस्कार दिया गया है? तो ये आप बार बार देख रहे हैं कि कई साल से किसको मिल रहा है? ये इंदौर को ही मिल रहा है, ठीक है। बस इससे ज्यादा और कुछ मत जानिए।
अब देखिए अक्टूबर 2022 में प्रकाशित वैश्विक भूख सूचकांक में क्या है, वैश्विक भूख सूचकांक में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त किया है या कौन सा स्थान भारत को मिला है, तो वो है 107, 107, ठीक है, 107। ये कौन करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से ये रिपोर्ट जारी की जाती है और इसमें भारत का स्थान कौन सा है, 107। अब देखिए मानव विकास सूचकांक में, मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो मानव विकास सूचकांक पे आपका स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, ठीक है। फिर इस तरीके से ये सारे देशों की लिस्ट दी गई है कि कौन नंबर 1 पर है, कौन नंबर 2 पे है। भारत की स्थिति, इस पे विशेषता आप देखिए तो भारत की स्थिति क्या है, 107 है, ठीक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, अब क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है नॉर्वे को, ठीक है। किसको प्राप्त हुआ है, नॉर्वे को। इसको जारी कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक संस्था है जो इस रिपोर्ट को जारी करती है, ठीक है। इसमें 1 से 100 तक का स्कोर दिया जाता है, 0 सबसे खराब है और 100 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है। शीर्ष देश कौन कौन से हैं, नॉर्वे आपने देख लिया कि नंबर 1 पर नॉर्वे है, नंबर 2 पे डेनमार्क है, नंबर 3 पे स्वीडन है। अंतिम से हमें मतलब नहीं है, हमें अपने भारत से मतलब है। तो भारत की स्थिति और रैंकिंग क्या है, वो 150 है, ठीक है। भारत की स्थिति क्या है, इसमें 150 है। ये ध्यान रखना है कि इसमें शीर्ष पर किसमें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नंबर 1 पे नॉर्वे है और भारत की स्थिति 150वीं है, ठीक है। अब देखिए पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो भारत की रैंकिंग है 180वीं, 180, क्या है, 180, ठीक है। इसको जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल व कोलंबिया विश्वविद्यालय। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में, स्टैंडर्ड एग्जामों में ये पूछ लिया जाता है कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अब भारत की स्थिति देख लीजिए, भारत इस सूचकांक में सबसे नीचे 180वें स्थान पर है, ठीक है। टोटल देश ही सम्मिलित होते हैं इसमें 180 और भारत है सबसे नीचे, किसमें, विश्व पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में, ध्यान रखिएगा। अब 2023 जनवरी 2023 में यूरो जोन अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना, तो 20वां देश बना क्रोएशिया, ठीक है। ये कौन है, 20वां देश क्रोएशिया है। क्रोएशिया की मुद्रा क्या है, कुना, ध्यान रखिएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अगर देश और उसकी मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो जो देश करंट सिनेरियो में चर्चा में रहते हैं उन देश से ही पूछ लिया जाता है। क्योंकि ये अभी अभी यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश बन गया, तो ये ना पूछ करके आपसे ये पूछ सकता है कि इसकी वो मुद्रा बता दीजिए आप। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसको पढ़ लीजिए। सिर्फ ये मत पढ़िए कि यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है, क्रोएशिया, बल्कि ये भी पढ़ लीजिए कि क्रोएशिया की मुद्रा क्या है। 19वां देश कौन था, लिथुआनिया था, ठीक है। यूरोजोन क्या है, इसमें यूरोपीय संघ के वो सदस्य देश आते हैं जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा की जगह यूरो को अपना लिया। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है यूरोजोन, तो ये क्या करते हैं, यूरो एक मुद्रा है जिसको ये अपना लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब दिसंबर 2022 में किसने इजराइल के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है।
ये क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि ये करंट में हुआ घटना है और ये आपसे पूछी जाती है, कई एग्जामों में पूछी गई है कि फलाने देश के नए प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है। तो आप इसको चलती नजर से इसको भी पढ़ लीजिएगा। और ये बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो 6वीं बार क्या हुए हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। आइए देखिए, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो इसमें भारत की रैंकिंग है 37वीं, 37th। ठीक है, कौन सी है? 37। टोटल कितने देश शामिल थे? 63। शीर्ष 3 देश हैं, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर। ठीक है, भारत की रैंकिंग क्या है? 37वीं। और 2021 में क्या थी? 43वीं थी। यही इंपॉर्टेंट है इसमें कि 2021 में क्या थी और 2022 में क्या थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2021 में 43वीं थी और 2022 में 37वीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी पहली मेट्रो सेवा शुरू करी? क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेट्रो चालू की इसने इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, बल्कि ये हमारा पड़ोसी देश है और इसने मेट्रो शुरू करी है पहली बार, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये है हमारा बांग्लादेश। ठीक है, ये कौन है? बांग्लादेश। और इसकी प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। और ये किसकी सहायता से? जापान की सहायता से शुरू करी गई है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 131 किलोमीटर है। और कहां से कहां चलेगी ये आपको ध्यान देना है कि ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी में स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के पावरलूम डिपो तक विस्तृत है। ठीक है, ये यहां से यहां तक चलेगी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 2022, दिसंबर 2022 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट करंट है। ये व्लादिमीर जेलेंस्की और ये क्या कहते हैं आपके स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इन दोनों को दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है आपके? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ध्यान रखिएगा कि ये कौन है? जेलेंस्की कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा। तथा स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इन दोनों के लिए, दोनों को क्या चुना गया है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। चेक गणराज्य के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लायन से व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, अब 2021 में टाइम पर्सन ऑफ ईयर कौन था? एलन मस्क थे। यही ध्यान देने की बात है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 2022 का ये और 2021 का ये, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम तुरंत पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जैसे पढ़ा वैसे हमें एलन मस्क का नाम अगर याद था तो हमने उनका कर दिया, जेलेंस्की का था तो उनका कर दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ईयर पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। एलन मस्क 2021 में थे और 2022 में आपके जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन हैं। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हाल ही में बोस्निया की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? देखिए, पहली चीज तो जो पहला, और दूसरी चीज की महिला। अगर किसी भी देश की, किसी भी जगह की, किसी भी संस्था की अगर कोई महिला चुनी जाती है तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, पुरुष होता है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन महिला कहीं, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है, इसकी वजह से महिला का कहीं भी सिलेक्शन होता है तो वो हाईलाइटेड होता है, क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। तो इनका नाम है बोर्जाना क्रिस्टो। ठीक है, हाल ही में बोस्निया की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? बोर्जाना क्रिस्टो। ठीक, ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन पहले स्थान पर है? कौन पहले स्थान पर है?
तो उर्सुला वॉन डेर लेन, बहुत लंबा नाम और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 1 पे कौन है इस सूची में, सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में, ठीक है। और भी इस सूची में है, टॉप 3 है ये। नंबर 1 पर कौन है, उर्सुला वॉन डेर लेन, ये अध्यक्ष है यूरोपीय संघ की। दूसरे नंबर पर है क्रिस्टीन लेगार्ड, ये अध्यक्ष है यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। और तीसरे नंबर पर है कमला हैरिस, उपराष्ट्रपति यूएसए मतलब अमेरिका। सूची में भारतीय महिलाएं भी हैं जो शामिल हैं। उसमें रैंकिंग क्या है, क्योंकि हमारे लिए ये नंबर 1 जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारी भारतीय महिलाओं का क्या स्थान है इस सूची में वो भी इम्पोर्टेंट है। तो 36वें नंबर पर हैं आपकी निर्मला सीतारमण जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं। 53वें नंबर पर है, 53th रैंक है रोशनी नाडर मल्होत्रा, ये अध्यक्ष हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी की। 54वें नंबर 54th पर है माधवीपुरी बुच जो कि अध्यक्ष है किसकी, सेबी की। 67 नंबर 67th नंबर है सोमा मंडल, ये अध्यक्ष है सेल की। 77 पर है किरण मंजूमदार शाह, ये अध्यक्ष हैं बायोकॉन की। और 89th रैंक है फाल्गुनी नायर, संस्थापक एवं सीईओ नायका, ठीक है। तो ये जितना इंपॉर्टेंट है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। लेकिन ये हमारे लिए, क्योंकि हम अपने यहाँ का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ गए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है कि हमारी भारतीय महिलाओं की क्या रैंकिंग है, या ऑप्शन में दे सकता है कि इसमें से कौन सी भारतीय महिला शामिल है। तो इनमें से किसी का नाम दे सकता है, तो आपको सबका नाम याद रखना है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, तो इनका नाम आप याद रखिए। G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का 17वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा बाली में। अब इससे रिलेटेड क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। इसका आयोजन स्थल कहां हुआ, बाली, जो कि कहां पर है, इंडोनेशिया में। वर्तमान में G20 का अध्यक्ष कौन है, इंडोनेशिया ही है, ठीक है। भारत ने G20 की अध्यक्षता कब ग्रहण करी है, दिसंबर 2022 में, ठीक है। कब ज्वाइन करी है, 2022 में, दिसंबर 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, ये है यूएसए। अमेरिका में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई है। भारत द्वारा G20 का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है, भारत द्वारा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत द्वारा G20 का नया शेरपा कौन है, तो नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत G20 के नए शेरपा नियुक्त हुए हैं, ठीक है। अब भारत ने G20 की अध्यक्षता कब ग्रहण करी थी, अभी बताया कि दिसंबर 2022 में, तो मतलब 1 दिसंबर 2022 को भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण करी। अब भारत का कार्यकाल के रूप कितने दिन का होगा, G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल होगा 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक का, ठीक है। शेरपा क्या होते हैं, इसमें आप ये भी जान लीजिए, G20 नेताओं के बीच बातचीत और आम सहमति बनाने के प्रभारी होते हैं। मतलब एक तरीके के क्या हो सकते हैं, कह सकते हैं हम सेनापति होते हैं, ठीक है। बीच के बातों को संभालने वाले होते हैं, G20 नेताओं के बीच में जो भी सहमति बातचीत होती है उसको देखते हैं ये, ठीक है। तो G20 का भारत अध्यक्ष के रूप में इसका कार्यकाल होगा 1 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2023 तक। और इसकी अध्यक्षता इसने कब ग्रहण करी है, 1 दिसंबर 2022 को। और G20 के नए शेरपा कौन है, अमिताभ कांत हैं, ठीक है। अब वो G20 का 22 का ये 23 में कहां होगा, ये होगा 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में। वो 22 वाला था जो कि कहां हुआ था, बाली इंडोनेशिया में।
ये G20 का 2023 वाला सम्मेलन है। ये कहां पर होगा? नई दिल्ली में होगा। ठीक है, भारत पहली बार G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, ये है क्या? ये विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें 19 देश तथा यूरोपीय संघ शामिल है। मतलब 19 देश और एक यूरोपीय संघ। स्थापना कब हुई इसकी? 1999 में। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। और एक बार उत्तर प्रदेश की भी नजर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में G20 से संबंधित बैठकें कहां कहां प्रस्तावित हैं? लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में एवं ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, फिर देखिए नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। COP27 का आयोजन कहां किया गया? तो ये शर्म अल शेख मिस्र में। ठीक है, ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इसको कहते हैं COP27। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौकरी ने। ठीक, आयोजन स्थल मैंने अभी आपको बताया शर्म अल शेख मिस्र में। और ये कब होगा? कब हुआ? 6 से 20 नवंबर के बीच में 2022 में। ठीक है, इसमें कितने लोग? 190 देशों में की लगभग 35,000 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। इसमें आपसे सिर्फ यही पूछता है COP27 का कहां पे आयोजन हुआ है, तो आपको आयोजन स्थान याद रखना है शर्म अल शेख मिस्र में, बस। फिर देखिए 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हम लोग ने पढ़ लिया है कि ये कहां हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है, और इसका थीम क्या था? इसका थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि क्या कहते हैं कि इसकी थीम क्या थी। 18वें संस्करण की तैयारी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, जो कि सदस्य बना है, अभी अध्यक्ष बना है 1 दिसंबर 22 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए। ठीक है, अगला संस्करण इसका कहां होगा? ब्राजील में होगा 2024 में। और G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में, ध्यान रखना है। ठीक, फिर देखिए अक्टूबर 2022 में ब्राजील का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ब्रिक्स का सदस्य है। ब्रिक्स का सदस्य हमारा भारत भी है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ब्राजील का जो नया राष्ट्रपति है वो कौन है? लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा। ठीक है, ध्यान रखिए, नाम बड़ा लंबा है। लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ये तीसरी बार बने हैं। ठीक, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा एग्जाम में। अक्टूबर 2022 में किस देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय खोला है? अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है सवाल? कहीं भी संग्रहालय खुले हमें क्या, लेकिन ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से संबंधित संग्रहालय है, उनसे संबंधित क्वेश्चन है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में खुला है। ठीक है, ये कहाँ खुला है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये हो गई हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आज ये अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को पूरा किया। ठीक है, अब अगली क्लास में मैं उत्तर प्रदेश विशेष लेकर के आऊंगा, जो कि इसी बुक में है, और उसी बुक से मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश विशेष। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर हमारे कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सब में से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।